साथियों, रोज़गार विद नारायण दुबे पे आप सबका स्वागत है। और मेरे सामने हैं इंटरमीडिएट टॉपर, मेरे भतीजे भी हैं, निशांत मिश्रा। हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने पढ़ाई करके हाई स्कूल और इंटर दोनों ही परीक्षाओं में वो टॉपर रहे, और क्या उनकी पढ़ाई का सिलसिला रहा और उनके आगे की स्ट्रेटजी क्या है। तो निशांत मिश्रा, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आप मुझे बताइए कि आपने किस प्रकार से इंटरमीडिएट में पढ़ाई की, आपने कितने घंटे पढ़ाई की, और आपका पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहा, और आपको पूरी इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दरमियान आपको औसतन आपने कितने घंटे पढ़ाई की। जी, जैसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा थैंकफुल कि आज मैं यहाँ पे हूँ। और पढ़ाई का तो बस यही है कि रेगुलर स्कूल जाना और स्कूल से कोचिंग अटेंड करना, कोचिंग से आने के बाद में घर पे खाना पीना और इसके बाद में थोड़ा रेस्ट करना, और रेस्ट करने के बाद में फिर पढ़ाई में लग जाना। पढ़ाई मैंने वही 12 घंटे की है रेगुलर। और शाम को 8 बजे बैठता था और फिर वही रात के 2 या ढाई बजे उठता था आराम से। घर में किसी ने मना नहीं किया कि बेटा तुम पढ़ाई मत करो, घर पे सबका सपोर्ट रहा कि तुम पढ़ाई करो। चाचा, बस यही 12 घंटे तक पढ़ाई मैंने की है। अच्छा, तो जो आपने इंटरमीडिएट में ये सफलता प्राप्त की है, क्या इस सफलता को प्राप्त करने से पहले, मतलब जिस समय आपने एग्ज़ाम दिया था या जिस समय आपकी तैयारी चल रही थी, तो आपको अपने ऐसे परिणाम की उम्मीद थी या आप इससे भी बेहतर सोच रहे थे? ये अच्छा, हम तो बहुत ज़्यादा बेहतर सोच रहे थे, लेकिन जिस बार मतलब इस बार जैसा रिजल्ट आया है तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छे अंक हैं। इस बार जिस प्रकार का रिजल्ट आया है तो मुझे नहीं लगता कि मेरे इतने अंक आने चाहिए। मैं सोचा था कि मेरे 95 प्लस तो आ ही जाएंगे बिल्कुल क्लियर। जब पेपर में मैच करता था आके घर पे तो मुझे बिल्कुल लगता था कि 95 प्लस आ जाएंगे, और जिस प्रकार से हैंड राइटिंग और जिस प्रकार से कॉपी लिखता था तो वो अलग था। लेकिन 89.60 ही परसेंट आ पाए, लेकिन जितना भगवान ने दिया उतना बहुत है मेरे लिए, बस। तो आपने इस अपनी इंटरमीडिएट की जर्नी के दौरान जो आपकी मेहनत रही है, तो आपका जो घर है वो यहाँ से कितनी दूर पड़ता था, और आपने उस दरमियान कितनी मेहनत की है जब आपको कहीं ना कहीं इस सफलता हासिल की आपने। जी अच्छा, मेरा मतलब घर से स्कूल मिनिमम वही 12-15 किलोमीटर पड़ता है। और मैं स्कूल जो है मैं घर से साइकिल से अप डाउन करता था और वहीं से कोचिंग अपनी अप डाउन करता था। तो वही आप माने तो 30-35 किलोमीटर रेगुलर पर डे हो जाता था मेरा साइकिल चलाना। और हालांकि हर एक इंसान में जब जब उसको सफलता मिलती है तो उसके कहीं ना कहीं उसके पीछे उसकी मेहनत का भी राज होता है, तो वही मेहनत करनी है। अभी तो इंटरमीडिएट हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया, अभी तो बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं और एक ऐसा एग्ज़ाम देना है जो वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो मैंने यही सोचा है कि मैं आगे चलकर यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगा। तो जैसा कि आपने अभी बताया, आपने यूपीएससी के बारे में कहा है कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप जानते भी हैं कि ये दुनिया का सबसे कठिन एग्ज़ाम है, जैसा कि आपने अभी बताया भी है। तो आप इसकी तैयारी के लिए क्या, मतलब आपके बचपन से ही आपका सपना था, या आपने या कभी कुछ ऐसा देखा हो जो आपको ऐसा दिमाग में आया और फील किया हो कि हम भी अधिकारी बनकर के अपने देश और समाज की सेवा कर सकते हैं। तो क्या आपका ये सपना बचपन का था या इंटरमीडिएट करने के बाद आया है? जी, मेरा ये सपना एक्चुअली बचपन का नहीं था। मैं जब हाई स्कूल में जब मैंने टॉप किया था तो मैं मेडिकल कॉलेज जो हमारे यहाँ का है तो वहाँ पे ऑडिटोरियम जो है वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए थे, डीएम साहब। तो उन्होंने मतलब मेरे को बुलाया था मंच पे और उन्होंने मतलब कुछ मोटिवेट किया था मुझे। तो तभी से मेरे अंदर ये लगन थी कि मुझे भी आईएएस ऑफिसर बनना है। और फिर मैंने थोड़ा बहुत इस के बारे में जाना कि ये एग्ज़ाम क्या है, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो फिर मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया बेटा ये यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, ये यूपीएससी एग्ज़ाम के थ्रू आप आईएएस आईपीएस बनते हो। तो यही था कि बस मुझे 10th क्लास से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे आईएएस ऑफिसर ही बनना है। तो आपकी ये जो इंटरमीडिएट की यात्रा के दरमियान आपको सबसे ज़्यादा जो किसी ने मोटिवेट किया, या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना जो आपको हर समय ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करती थी? क्या आपके घर के लोगों का पूर्ण सपोर्ट था? आपकी दादी जी, परिवार में कौन कौन है, और आपने किस प्रकार से इन चीज़ों को लिया? जी, घर में तो सभी मतलब मेरे पिताजी हैं, दादी जी, माता जी और छोटा भाई है।
तो उन्हीं के साथ मतलब मेरे पिताजी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मेरे घर वाले भी सब सपोर्ट करते हैं कि बेटा तुम पढ़ाई करो, और पढ़ाई करोगे तो मतलब भविष्य के भावी पूर्ण मतलब इंसान बन सकोगे। तो मेरा यही था कि बस वो पढ़ाई करनी है, और घर का सपोर्ट रहा कि तुम पढ़ो, और तुम्हें नहीं कुछ करना है, तुम्हें बस घर पे मतलब पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई किया, और जो रिजल्ट है वो आज आपके सामने है। बहुत बढ़िया। निशान जी, आपसे ये और हम जानना चाहेंगे कि आपका जो सपना यूपीएससी, जैसा कि आपने बताया है, आप आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें तकरीबन 1000 के आसपास लोग एग्ज़ाम में हमारे जो है पोस्टें होती हैं, और भारत से तकरीबन 10 से 15 लाख लोग इसमें एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो ये बहुत कठिन एग्ज़ाम है। तो क्या यूपीएससी के अलावा आपके मन में स्टेट एग्ज़ाम को लेकर भी कुछ चल रहा है कि हम यूपीएससी का भी एग्ज़ाम देंगे और आने वाले वक्त में स्टेट एग्ज़ाम भी उसी के साथ साथ देते रहेंगे, या सिर्फ आपने सोच रखा है कि यूपीएससी ही देना? नहीं चाचा, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस मेरा एक ही लक्ष्य है कि मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना है, और उसके लिए मैं पूर्ण रूप से मेहनत करूंगा, और मेरा पूरा 100% रहेगा कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करूं। और मेरा कोई भी लक्ष्य नहीं है कि बस मेरा बस यही लक्ष्य है कि मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करना है और सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है। अच्छा निशान जी, आपसे ये हम और जानना चाहेंगे कि इंटरमीडिएट अब आपका हो गया है, तो क्या इंटरमीडिएट के बाद से ही आप यूपीएससी की तैयारी के लिए चले जाएंगे, या फिर आपने अभी एनसीईआरटी पैटर्न की बुक पढ़ेंगे, या आने वाले वर्षों में ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी करेंगे? क्या आपका शेड्यूल होगा? जी चाचा जी, मेरा तो बस यही प्लान है कि अभी तो मैं, हर एक स्टूडेंट जो यूपीएससी एस्पिरेंट होता है वो यही सोचता है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। इसमें तो मैंने यही सोचा है कि मुझे एनसीईआरटी पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, इसीलिए मैंने अपना एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं 6 महीने के अंतर्गत मैं अपनी एनसीईआरटी कवर कर लूँगा, और इसके बाद में मैं अपनी जो रियल सिलेबस है यूपीएससी का उसमें भागीदार बनूँगा। अच्छा, तो आगे आने वाले वर्षों में आपके लिए ये यात्रा काफ़ी कठिन होगी, मुश्किल भी हो सकती है। तो आपसे ये भी हम इसके साथ साथ जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी है जिससे कि आपको एक तरीके से मोटिवेशन मिल सके इस एग्ज़ाम को करने के संबंध में, या फिर आपने सोच रखा है कि चाहे लाख मुसीबतें क्यों ना आए मेरी मंजिल को रुकावट बनने में, लेकिन अपनी मंजिल को हम प्राप्त करके ही मानेंगे? जी, मेरा तो बस यही है कि बस मुझे करना है तो करना है। अब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएँगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आएँगी। मेरे टीचर्स ने और चाचा जी ने भी कहा था, जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और हमारे टीचर्स ने भी कहा था कि बेटा तुम्हारा दिख रहा है कि तुम इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, तुम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि जो टीचर आपको 5 साल या 6 साल के अंतर्गत आपको पढ़ा रहा है, तो उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि इस बंदे के अंदर टैलेंट है, ये इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। तो बस मेरा यही है कि मेरे टीचर्स का इंस्पिरेशन रहा, और मेरे चाचा जी का, और मेरी पूरी फैमिली मेम्बर्स का यही रहा कि बेटा तुम जिस भी एग्ज़ाम में जाओ उस एग्ज़ाम को बढ़िया तरीके से अपना 100% दो, और उस एग्ज़ाम को क्रैक करो। तो बस मेरा यही है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, उनको फेस करना है, और इस एग्ज़ाम में क्रैक करना है। तो मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि आप होने वाले भविष्य के एक आईएएस ऑफिसर हैं। तो मैं उस ऑफिसर के तुलना में आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपके मन में ये अधिकारी बनने की जो इच्छा आई है, या ये किस प्रकार से आई है, और क्या आप समाज के लिए, देश के लिए, और जो कमज़ोर तबके पर लोग हैं जो बिल्कुल हाशिए पे खड़े हैं, जिन्हें कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिनकी उनको अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है, क्या ऐसे कमज़ोर लोगों की आवाज़ बन कर के आप उठना चाहते हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं उनका बिल्कुल, अगर मैं भविष्य में अगर इस पद पर पहुंचा तो मैं लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करूंगा। मेरा यही रहेगा कि जितने भी मज़दूर हैं और जितने भी गरीब लोग हैं उनको एक उच्च स्थान दिया जाए, और बस यही है कि अभी जितना मेरा है, और अभी मैं जितनी तैयारी करूंगा तो उसमें ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकूंगा, जितना है उतना मैंने आपको बताया। अच्छा, आपसे हम एक बात और भी जानना चाहेंगे कि आपकी जो इंटरमीडिएट की जर्नी के दौरान क्या आपको कुछ ऐसा कभी आभास हुआ कि मैं नहीं कर सकता हूँ, या मुझे कोई दिक्कत होगी, या मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही, मैं इनसे कैसे लड़ूं? आप एकदम चट्टान की तरीके से खड़े होकर के कैसे लड़ते रहे हो, और आपने जैसा कि हाई स्कूल में भी आपने टॉप किया, आपने इंटर में भी टॉप किया,
तो आपके मन में क्या चलता है? जी चाचा जी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हर एक इंसान है, उस कभी तो मोटिव होता है और कभी डिमोटिव होता है। तो हमारे टीचर्स बस यही कहते हैं कि बेटा तुम करो, और यू कैन डू इट एंड आई कैन डू इट। आप कर सकते हो, और आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो क्वांटिटी है कि आप कर सकते हो। तो कभी लगता है कि यार मेरे से नहीं होगा और मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैं एक अपने मेरे फ़ोन में मैं एक मूवी डाउनलोड करके रखा हूँ, 12th फेल, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मूवी है। जब कभी लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, मैं इस एग्ज़ाम को नहीं कर पाऊँगा, या मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो कभी कभी लगता है, तो मैं उस मूवी को देखता हूँ और मोटिवेट होता हूँ। तो निशान जी, क्या आप पढ़ाई के अलावा क्या स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते हैं, या फिल्म वगैरह देखते हैं, या कोई आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस जो भी हो, कोई है क्या? जी, कोई नहीं है ना, मैं मूवी देखता हूँ। बस मैंने आपको बताया कि बस मैं एक मूवी 12th फेल मेरे फ़ोन में, जो कि मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, जब भी होता है तो मैं बस वही मूवी देखता हूँ जब टाइम मिलता है। और मेरा कोई ना एक्टर है ना कोई एक्ट्रेस मेरा फेमस है, और बस यही है कि बस हाँ, कभी कभी क्रिकेट देख लेता हूँ, क्योंकि क्रिकेट मेरा दिलचस्प गेम है और मैं उसको ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो क्या अभी आप स्पोर्ट वगैरह में या मनोरंजन के लिए कुछ ऐसा करते हैं, कि अभी सिर्फ आपका फोकस पढ़ने पर ही रहता है? अभी मैं कहीं नहीं, बस मेरा अभी बस मैंने जो गोल बनाया है, क्योंकि जो भी बच्चे 2028 का एग्ज़ाम देंगे उन्होंने अपनी अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी है। और अभी मैं अपनी ग्रेजुएशन करूँगा, और ग्रेजुएशन करने के साथ साथ मैं अपनी इस तैयारी में भी मैं तैयारी भी करता रहूँगा, ताकि मैं अपना 2028 का अटेम्प्ट पहला दे सकूँ। और कहीं भी किसी प्रकार का खेल अभी मैं नहीं खेल रहा हूँ, मतलब बच्चों के साथ में जो भी कभी जाना, घूमना, टहलना, वो मेरा अभी कहीं भी कुछ नहीं है, और बस पढ़ाई में ध्यान है चाचा जी। क्या आप आने वाले वर्षों में, जब 2028 में आप एग्ज़ाम देंगे, तो क्या आपने सोच रखा है कि वो एग्ज़ाम हम पहली बार में ही क्रैक कर सकते हैं, या फिर हम नेक्स्ट टाइम के लिए भी अपने आप को तैयार रखेंगे? क्या इस विषय पे सोचते हैं? जी, मेरा सोच यही है कि मैं इस एग्ज़ाम को, मेरा तो पूरा 100% रहेगा कि मैं इस एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर सकूं। हालांकि अगर भगवान करे कि मतलब पहले अटेम्प्ट में अगर आईएएस ना मिल सका, अगर कोई और दूसरी रैंक मिल गई, तो दूसरे अटेम्प्ट में पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आईएएस मिल सके मेरे को। किसान जी, आपने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही शालीनता के साथ में दिया, और आपको हमें बुला कर के बड़ी प्रसन्नता हुई। आपने सारी चीज़ों को अच्छे से जवाब दिया, और मैं ये ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ, और मैं आपसे किसे बस यही कहूँगा कि भगवान आपकी जो भी इच्छा आपने रखी हुई, जो आपने अपना गोल बनाया हुआ है यूपीएससी, तो उसमें आप निश्चित ही सफल होकर के हमारे गांव बस्ता का, क्षेत्र का, और हमारे ज़िले का, पूरे देश का बहुत सारा तुम्हारे जो है, एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छा कार्य करने का प्रयत्न करें, और हमारे देश, हमारे समाज के लोगों के लिए एक ऐसा अवसर आए जो वो आपको देखकर मोटिवेट हों, और कभी भी उनके मन में ऐसी कोई जिज्ञासा, मतलब ऐसा उन्हें फील ना हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आप वो करने के लिए वो तैयार रहे। एक अंतिम सवाल आपसे और हम पूछना चाहेंगे कि आपने जो ये तैयारी के बारे में सोच रखा है, ये यूपीएससी की तैयारी के दरमियान आपको हो सकता है बहुत सारी मुसीबतों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़े। क्या इसके अलावा आपने कुछ सेकंड अपना टारगेट भी रखा है, या आपका फर्स्ट और लास्ट एक ही टारगेट है? जी, मेरा ये लास्ट टारगेट है कि बस मुझे यूपीएससी करना है। और जब आप यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, अगर आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही, तो आप मतलब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रह सकते हो, आप एम्प्लॉयमेंट रहोगे। और जब किसी भी सेक्टर में जाओगे तो आपको एक जॉब मिल पाएगी, क्योंकि आप उतने शिक्षित हो जाते हो, आपके अंदर उतना ज्ञान आ जाता है कि आप इतने बड़े एग्ज़ाम की जब आप तैयारी कर रहे हो, तो उतनी एबिलिटी आपके अंदर हो जाती है कि आप जिस भी सेक्टर में जाते हो उसमें आप अपना 100% दे पाओगे। और मैं आने वाले विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना 100% दें और बढ़िया तरीके से तैयारी करें। कभी डिमोटिव मत हो, मोटिवेशन में रहें और पढ़ाई करते रहें, रेगुलर स्टडी करें और सेल्फ स्टडी करें। जितना भी पढ़ाया जाए उसको रिवाइज़ करें। बस यही कहूँगा जैसे जी। तो आपने सभी मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया। आपसे हमें बात करके बड़ी प्रसन्नता हुई, और आगामी आने वाले वर्षों में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें। प्यारे साथियों, ये जो वीडियो है ये मेरे यूट्यूब चैनल रोज़गार विथ नारायण दुबे पर मिल जाएगा, और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ऐसे लाखों
जो बच्चे हैं जो कमज़ोर तबके से आते हैं, गरीब समस्याओं से आते हैं, अभाव से आते हैं, ऐसे लोग ऐसे वीडियो को देख करके अपने आप को भी तैयार करने के लिए रखें, अपने आप को कभी भी कमज़ोर वो फील ना करें। क्योंकि निशांत मिश्रा जी जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उस बैकग्राउंड से उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, कई सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनके सामने आई, लेकिन उन सारी समस्याओं से निपटते हुए जिस प्रकार से वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में दोनों बार उन्होंने टॉप किया है और हमारे क्षेत्र को गौरवान्वित होने का जो विशेष अवसर दिया है, इसके लिए तो हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। और साथ ही हम इस वीडियो को बनाने का दूसरा मेरा एक उद्देश्य ये भी है, जिससे कि हमारे समाज में बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो अनेक समस्याओं में सिर्फ और सिर्फ संसाधनों के बारे में बताकर, संसाधनों का अभाव दिखाकर के ये बताने का प्रयास करता है कि मेरे पास फला संसाधन नहीं था तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर पाया। तो बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि ऐसे लाखों लोग जो भी हमारा ये वीडियो देखें, उनको ये एक मार्गदर्शन मिले कि यदि आपके मन में कुछ भी करने की इच्छा है तो आप कर सकते हो। और हम एक भविष्य के आईएएस ऑफिसर से बात कर रहे हैं जो आने वाले वर्षों में ईश्वर ने चाहा तो निश्चित ही वो बनेंगे। और इसी के साथ में हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद।